Say to everyone. Actually, when I reached your university, so I was wondering कि दो टाइप की फैसिलिटीज है इंडिया में. एक जो फैसिलिटी जीएसएफसी में है और एक फैसिलिटी जो संकुल में है. तो जैसे कि बताया शिवानी जी ने, हम लोग आज संकुल के बारे में कुछ प्रयास करेंगे, कुछ समझेंगे. वैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो इतना तो डिसाइडेड ही है कि आप लोग समझदारी ही है. सो दैट इज व्हाई यू आर बीइंग सिटिंग ओवर हियर. बट देन टू अगर हम विजिट करने जाते हैं उससे पहले उसको थोड़ा सा जान ले तो हमारे लिए अच्छा होता है. When I was at your age and sitting that side ना, तो उस टाइम पे एक एमडी थे बिहार में, और बिहार में मैं 1 महीने के लिए गया था. तो उन्होंने एक चीज मुझे समझाई थी, वो था प्रोसेस. सो व्हाट इज प्रोसेस एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. आप सबने कैटरपिलर का जन्म कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सबने देखा हुआ है, जाना हुआ है. उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था और उसमें बताया था कि कैसे प्रोसेस से कैटरपिलर का जन्म होता है. धीरे धीरे करके उसका एग होता है, उसमें से वो प्रयास करता है, उसमें से वो बाहर निकलता है और बाहर आता है. तो एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है स्कूल में, उसको यही पढ़ाया जाता है. वो जाके देखता है कि हाँ कैटरपिलर ऐसे वर्क करता है, ऐसे बाहर आता है, उसका जन्म ऐसे होता है, एटमॉस्फेयर में ऐसे बाहर आता है. तो उस समय उस बच्चे को बहुत जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी. वो घर जाता है, घर के गार्डन में देखता है, ऐसा ही कुछ उसको देखने के लिए मिलता है कैटरपिलर जैसा. तो सोचता है यही होगा, और उसको ऐसा होता है कि आज के आज ही क्यों ना मैं इसको बाहर निकालूं. तो उसका एग होता है या जो भी होता है, कोशिका जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा करके क्रैक करता है और उसमें से उसको बाहर निकालता है. अब बाहर निकालने के बाद क्या होता है कि आधे घंटे 15 मिनट तक वो सर्वाइव कर पाता है, उसके बाद वो मर जाता है. तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है. सी द टेक अवे इज दैट कि जब तक कोई कैटरपिलर या कोई भी इंसान उस तकलीफ से, उस प्रोसेस से अगर वो बाहर नहीं आता है तो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ वो सही तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाता है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल रेट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं. सो दिस इज द टेक अवे फॉर मी इन माय लाइफ. एंड अच्छा लगता है मुझे ये शेयर करना कि एक कैटरपिलर का एक छोटा सा स्टोरी या उदाहरण देख के हमको पता लगता है कि जो भी तकलीफें हमको है या जो हमको मिली है वो हमको ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस बना रही है. तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए, और वो जो हमको मजबूत बना रही है वो आगे चल के हमको कहीं ना कहीं काम आएगी. सी एक्चुअली मैं एक खेडूत हूँ, खेडूत की फैमिली से हूँ. मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है आप, और ना ही कोई ऐसे जॉब करते, खेती बाड़ी और वही करते हैं. बट आई चूज दिस पाथ. और सोशल वर्क करते करते पिछले 4-4.5 साल से मैं दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सुरक्षा संकुल में काम कर रहा हूं. क्या है ये समाज सुरक्षा संकुल? आओ उसको कुछ समझने का प्रयास करते हैं. यू कैन राइट डाउन या नोट डाउन योर क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव. और जैसा मेरा बात हुआ है, अलग अलग बैचेस में हम जाएंगे और संकुल को देखने का या उसको समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है? तो क्या है संकुल? संकुल एक पीपीपी मॉडल है. आई थिंक सबको पता होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दीपक फाउंडेशन दोनों ने एक एमओयू किया था 2017 में, और जिसके तहत 5 साल का एमओयू हुआ था जो 2022 फरवरी में जाके खत्म होने वाला है. पीपीपी मॉडल डेवलप करना था, स्कूल रन नहीं करना था, उसको एक मॉडल बनाना था. तो उसकी कुछ चीजें हैं. तो मॉडल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो अभी तक हमने जहां देखा होगा अलग अलग स्कैटर्ड इंस्टीट्यूट्स हमको देखने मिलते हैं. कहीं देखते हैं हम एमआर यानी मेंटली रिटार्डेड के अलग से स्कूल्स या
इंस्टीट्यूट है, कहीं देखते हैं हम दिव्यांग बच्चों के अलग से इंस्टीट्यूट है, कहीं ऑर्फनेज देखते हैं, कहीं ओल्ड एज देखते हैं। तो अलग अलग जरूरतमंदों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट स्कैटर्ड हमको देखने मिलते हैं। तो एक सोच ऐसा था, एक ही सोसाइटी में है, वैसे ही इतने सारे बैरियर्स या इतने सारे तफावत हमको देखने मिलते हैं। जेंडर में तफावत है, ठीक है, ज्ञातिवाद है, जातिवाद है, ये है वो है, इतना सब कुछ है। तो कम से कम हम लोग एक जगह पे सारे इंस्टीट्यूट इकट्ठा करके उसको अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास क्यों नहीं कर सकते? उससे क्या होगा? सोशलाइजेशन अच्छी तरीके से होगा। अगर कोई ब्लाइंड बच्चा या ब्लाइंड लड़का 10-15 साल तक एक ही ब्लाइंड के हॉस्टल में रहेगा तो बाहर निकलेगा तो वो नॉर्मल लोगों से या जो दिव्यांग नहीं है, रेगुलर जो बच्चे हैं, उनके साथ कैसे कोप अप कर पाएगा? उसको उस पर भरोसा कैसे आएगा? वो हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कभी उनके टच में रहा ही नहीं है। सो इसी उद्देश्य के साथ उनका सोशलाइजेशन अच्छी तरीके से हो, उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, इसी प्रयास के तहत ऐसा सोचा गया कि एक ही जगह पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट होने से भी फायदे होते हैं, सोशलाइजेशन और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, साथ साथ में मैन पावर भी कम लगता है ना? तो वो जो पैसा है वो कहीं और जगह पे लगा के हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी पे हम थोड़ा और फोकस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ख्याल था कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो ख्याल आया था जो अभी पीएम है तब के सीएम थे, है ना? काफी 10-1 साल पहले ये ख्याल आया था। एंड ही सेड कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा बनाते हैं। ऐसा बनाने के लिए 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट यानी ऑर्गेनाइजेशंस को एमओयू मुझसे पहले किया गया, दीपक फाउंडेशन से पहले किया गया। कोई और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बुरा तो नहीं कहना चाहूंगा, पर किसी ने बिल्डिंग बनाया और उनका पर्पस शायद सॉल्व हो गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट के लोग थे, वो ऑलरेडी वहां पे एक ब्रांच स्कूल कैंपस में चलता था, 15-20 साल से काम करते थे, अच्छा चल रहा था उनका गवर्नमेंट स्कूल। तो वो नहीं चाहते थे कोई और इंटरफियर करे या ज्यादा लोग आए और हमको यहाँ से जाना पड़े, होता है ना कभी कभी। तो दूसरे इंस्टीट्यूट आए तो उनको उन्होंने कुछ केस वेस कर दिया, पुलिस स्टेशन में उनको एफआईआर हो गया और वो सब हुआ, तो उनको जाना पड़ा। एंड देन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम दीपक फाउंडेशन को अप्रोच करते हैं। ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए और 2017 में एमओयू हुआ। जून जुलाई में हमने टेक ओवर किया, नवंबर में मैंने ज्वाइन किया, दिसंबर में गवर्नमेंट के सारे स्टाफ मैंने वापस गवर्नमेंट को दिए और मैंने कहा जो मुझे करना है उसके लिए मुझे स्टाफ का जरूरत नहीं है, मुझे डेडिकेटेड लोग चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए जो इसके साथ जुड़े, जो सिंपैथी एम्पैथी के साथ काम कर सके। तो वैसा एक प्रयास शुरू किया गया और जनवरी के अंदर सारे अलग अलग बड़ौदा की जगह से, जहां अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, वहां से एक जगह पे इंस्टीट्यूट सारे लगाए गए, ठीक है। आई थिंक समझ तो आ रहा है ना सबको? हाँ, ऐसा ना हो मैं अकेला बोल के निकल जाऊं। ठीक है, अभी संकुल में क्या है? देयर इज एन होम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, एक घर है ना कि इंस्टीट्यूट है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। होम फॉर फिजिकली चैलेंज, ठीक है, अपन बच्चे हैं। चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज, ऑर्फनेज अच्छा शब्द नहीं है, वी कॉल देम चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज। आफ्टर केयर हॉस्टल, 18 साल का बच्चा हो गया फिर तो बच्चा नहीं रहता है, एडल्ट है, तो उसको क्या निकाल देंगे? 18 साल में हम लोगों ने पढ़ाई करके जॉब कर ली, अपने पैरों पे खड़े हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज एन आफ्टर केयर हॉस्टल फॉर बॉयज। फिर हमने एक और इंक्लूड किया, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। 6 साल का बच्चा हो तभी उसको बच्चा माना जाए और उसके साथ इंटरवेंशन शुरू किया जाए, ऐसा किसने कहा है? अगर शुरुआत के दिनों में इंटरवेंशन शुरू किया जाए तो काफी हद तक हम उसके अंदर चेंज ला सकते हैं और 6 साल के बच्चे को रेगुलर क्लासेस या रेगुलर बच्चों के साथ स्कूल में भेज सकते हैं। तो क्यों ना पहले से शुरू किया जाए? संकुल स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर,
2-2.5 करोड़ रुपए लगा के दीपक फाउंडेशन ने एक स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बनाया, जहाँ पे ना केवल अभी के बच्चे पर दूर से भी बच्चे आ सकते हैं, डे स्कॉलर्स के से पढ़ सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज है हमारे वहां पे, उसका यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने ओल्ड एज होम भी बनाया, इसी उद्देश्य से बनाया कि जो बच्चे हैं उनको माता पिता का प्यार मिल जाएगा, और जो माता पिता है जिनको घर पे अच्छा नहीं मिल लगता है या कुछ है, वो वापस अपने बच्चे को उसके अंदर ढूंढ लेंगे। तो हमने ओल्ड एज होम भी बनाया। We have an palliative care center. Palliative care center आधे लोगों को आपको पता होगा कि कैंसर के लास्ट स्टेज, 4th स्टेज में होते हैं जो लोग, वैसे पेशेंट्स है, उनका टेक केयर करते हैं, वो उनका आखिरी डेस्टिनेशन है, वो भी वहीं रहते हैं। और नवा है नवी पहल। नवी पहल इसलिए नाम दिया गया है कि जहाँ पे संकुल है ना, उसके आजू बाजू में स्लम एरिया है। तो 2-2.5 साल से 3 साल से हमको तो अच्छा लग रहा था कोविड में वैकेशन ये वो, पर वो बच्चों ने 2 साल से 3 साल से उनका एक्सेसिबिलिटी पता नहीं, मोबाइल है नहीं है, कैसे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो हमने सोचा कि इन बच्चों को बुलाते हैं संकुल, टीचर्स अपने पास है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनके हेल्थ चेकअप्स करते हैं, कहाँ पे कुछ जरूरत है तो वो दवाइयाँ या जो भी सपोर्ट हम दे सकते हैं वो देते हैं, और गेम्स वेम्स खिलाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी आगे आए। तो ये 9 चीजें अभी फिलहाल संकुल में चल रही है। एक और चीज है जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, दैट इज कंसोर्शियम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। कंसोर्टियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टेट लेवल का प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, जिसमें जितने भी दिव्यांग ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी दिव्यांगों के साथ काम करना चाहता है, उनको किसी भी रिसोर्सेज या सपोर्ट या हेल्प का जरूरत है तो हम उसको देते हैं। दैट इज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, जो पहले गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षण कहा गया था, अभी समग्र सिर्फ रहने दिया है। तो दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, ना स्पेशल स्कूल में, बस सबके साथ, रेगुलर बच्चों के साथ वो बच्चे अपना कैरियर बनाए और पढ़े, उसके लिए वो बनाया गया। सी विजन और मिशन तो जैसे मैंने अपनी बातों में कहीं ना कहीं ले लिया है, कोई भी प्रकार का बच्चा हो, कोई भी हो, उसको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे कि वो एक फैमिली जैसा फील करे, अपने जितने भी पोटेंशियल है उसको बाहर लाए और उसमें से वो आगे बढ़े। ये पिछले सिर्फ 2 साल का ही डेटा है जो सर्विस यूजर्स बता रहा है, ठीक है ना। तो सर्विस यूजर्स में भी हम देखते हैं कि ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बढ़ाई लेने वाली बात नहीं है, ये गलत बात है। इंस्टीट्यूट्स में ये हम पब्लिक की गलती है, ये ग्राफ बढ़ना नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट में कम से कम बच्चे होने चाहिए, क्योंकि आप या मैं 2 दिन 4 दिन जाते हैं घूमने के लिए, हफ्ता जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, फिर बाद में मम्मी और घर ही याद आता है। सही बात है ना। तो ये बच्चे क्यों ना जाए अपने घर, ये क्यों रहे इंस्टीट्यूट में, इनको भी फैमिली है ना। कहीं ना कहीं अगर कोई घूम गया है, कोई मिसिंग चाइल्ड है, तो उसको उसका फैमिली मिलना चाहिए ना। हमको ऐसे प्रयास करने चाहिए। ये कुछ बेनिफिशियरीज है, जैसे हमारे रेगुलर कॉलेजेस और स्कूल्स होते हैं ना, उसकी तरह उसके स्कूल्स के टॉप कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। जैसे 1500-2000 बच्चे होते हैं, एक क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ के क्लासरूम या जो होते हैं उसमें 7-8 बच्चे ही होते हैं, और टोटल स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट ने टॉप कैपेसिटी स्कूल का, ब्लाइंड स्कूल का दिया है, दैट इज 50, ठीक है ना। तो ये कुछ स्ट्रेंथ से इसमें नहीं जाएंगे ज्यादा, कौन से बच्चे कहाँ हैं, किस तरह से है, उसमें नहीं। ना केवल ग्राफ बढ़ा है, रिहेबिलिटेशन भी हुआ है, यानी कि ये बताता है कि ये वो बच्चे हैं जो घूम गए थे, जो पुलिस को मिले थे, जो कहीं ना कहीं मिले थे, या उनको अपने फैमिली के साथ वापस उनको ढूंढ के उनको फैमिली से मिलाया गया है,
उन बच्चों का ये ग्राफ है। अभी 80 बच्चे जो है वो रिहेबिलिटेटेड है, शायद से कश्मीर और एक कोई स्टेट में बाकी हो तो पता नहीं, बाकी हर स्टेट के बच्चे हमको मिले हैं। हर स्टेट में हमने इनिशिएटिव्स लेके पुलिस के साथ या चाइल्ड लाइन के साथ या कहीं ना कहीं मिलके उन बच्चों को अपने फैमिली से हमने मिलाया है। रिहेबिलिटेशन दो तरीके से होता है, जिसका कोई नहीं है उसको तो फैमिली कहां से मैं लाके दूंगा, तो उनको जॉब्स दिलाई है जो हम आगे देखेंगे। पर जिन बच्चों के फैमिली से मिसिंग थे, ऐसे 80 बच्चे हैं, अगर हम चाहते तो वो जो स्ट्रेंथ है 268 उसको हम 400-500 तक आगे भी ले जा सकते थे। ठीक है ना? अच्छा, एक जिनके माता पिता नहीं होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक स्कीम है जो सालों से है, जिसको फॉस्टर केयर कहते हैं। मतलब वो एडॉप्शन नहीं होता है, वो समाज सेवा ही कह सकते हैं कि किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है, ऑलरेडी उनके एक या दो बच्चे हैं उस फैमिली में, उन बच्चों को एडॉप्ट किया है, उसका देखरेख रखते हैं, उसको पढ़ाई करवाते हैं ताकि उसको फैमिली क्या है वो पता चले और उसी तरह से अपने बच्चों की तरह उसका भी डेवलपमेंट हो। तो अगर कोई फैमिली ये करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का फॉस्टर केयर फैसिलिटी होता है। 10 साल से भी ज्यादा फॉस्टर केयर का ये फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट, गाइडलाइन सब कुछ अवेलेबल था पूरे गुजरात में। पहला केस संकुल ने आके किया और लोगों को बताया कि फॉस्टर केयर जैसा भी कुछ ऑप्शन हो सकता है। और जो लेडी दिख रही है रेड में, वो मेरे वहां पे काउंसलर है, संध्या सपकाल है, आपको मिलेगी आप जाएंगे तो। उसी ने इनिशिएटिव लिया और वो जो लड़का है रेड एंड व्हाइट टी शर्ट में, वो लड़का भी संकुल का है। यानी जो फर्स्ट फॉस्टर केयर हुआ था वो लड़का और उसके माता दोनों संकुल से ही थे। तो हमने एक एग्जांपल सेट किया सोसाइटी के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, ये नया ऑप्शन है जिसमें बच्चे जो अपने घर नहीं जा पाते हैं या जिनके घर नहीं है उनको ऐसा फैसिलिटीज हम दे सकते हैं। दूसरा और तीसरा भी हमने किया है और गुजरात में अब तक सिर्फ 3 ही फॉस्टर केयर हुए हैं इतने 4 सालों में, और भी हो सकते हैं अगर आप लोग प्रयास करें तो। ये कुछ फोटोग्राफ्स या पेपर कटिंग से थोड़ा मीडिया में हमने दिया था ताकि लोगों तक पता चले कि ऐसी कोई स्कीम्स है या योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए अपना फैमिली जो है वो दिला सकते हैं। ये दूसरे और तीसरे बच्चे, इनका स्टोरी अच्छा है। ये दोनों सगे भाई है ना, जो चेयर्स पे बैठे हैं और पीछे जो खड़े हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है उनकी मदर है और थर्ड में है उसके फादर है, फॉस्टर पेरेंट्स। ठीक है, अभी ये 2 बच्चों का कोई नहीं था और ऊपर के जो 2 लोग हैं, एक का उनका एक लड़का जो है वो पारुल में पढ़ता था, कुछ इंजीनियरिंग या वो कर रहा था, और दूसरा लड़का कहीं पे कोई एमएनसी में जॉब कर रहा था। अभी दोनों लड़के आज से 9 साल पहले शायद किसी ने पेपर पढ़ा हो या पता नहीं, हम लोग भी घूमने जाते हैं ना पावागढ़, बहुत एंजॉय करते हैं, तो पावागढ़ के लिए घूमने गए थे तो वहां पे नया तालाब और वो सब है, तो उसमें 3-4 लड़के गए थे, एक स्लिप कर गया और डूब गया, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी डूब गया, उसको बचाने के लिए, तो उनके दोनों जो लड़के थे, दोनों भाई जो थे, वो उसमें एक्सपायर हो गए। वो 9 साल से किसी ना किसी लड़के में अपना बच्चा देख रहे थे, अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। आखिर में पता नहीं, ये जो पुराना जो पहला वाला फॉस्टर केयर था वो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ संकुल में हुआ है या हो सकता है, तो ढूंढते ढूंढते आए और प्रोसेस के बाद ये जो 2 लड़के उनको है ना वो मिले, उनमें उनको उनके खोए हुए 2 बेटे हैं वो मिल गए और बेटे को, दोनों बेटों को उनके माता पिता मिल गए। ये कुछ कटिंग से न्यूज पेपर के आप देख सकते हैं। करते क्या है,
वैसे तो मुझे लगता नहीं क्या करता हूँ मैं वहीं पे रहता हूँ 24 घंटे, वहीं रहता हूँ, वहीं खाता हूँ, जो बच्चे करते हैं वो करता हूँ। पहले शुरू में ऐसा लगता था कि मैं बहुत काम करता हूँ, अब वो काम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि एंजॉयमेंट चल ही रहा है, वो नेवर एंडिंग है। ठीक है, पर कुछ फोकस एरियाज, इंटरवेंशंस, गाइडलाइंस बनानी जरूरी होती है ना। जैसे घर पे भी नियम होते हैं कि 11-12 के बाद नहीं, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस बहुत जरूरी है उसकी दिव्यांगता को वहां रोकने के लिए या उसमें से उसको बाहर लाने के लिए। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे अलग अलग प्रोसेसेस से हमारे वहां पहुंचे हैं। हो सकता है किसी को अपने माता पिता के लिए मन में गुस्सा हो, किसी को पड़ोसी के लिए हो, किसी को सोसाइटी के लिए हो, किसी को पुलिस के लिए हो, पता नहीं, वी नेवर नो किसके दिमाग में क्या है और कौन से जगह से वो कितना धक्का खा के यहाँ आया है। तो उसके लिए काउंसलिंग प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर वो ना हो तो हम जितना भी हमको लगता है या हम सोचते हैं वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हम जैसे को भी काउंसलिंग का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है ना। तो एंड अनदर इज फिजियोथेरेपी। कम से कम जो है एक्सरसाइज करे, फिजियोथेरेपी के सेशंस हो तो वहीं पे उसकी हेल्थ को अच्छा बनाया जा सकता है। एजुकेशन में सरकारी स्कूल में थे सारे बच्चे, अभी एक भी नहीं है और थैंक्स टू आरटी 4-5 बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिसका जो लेवल असेसमेंट किए और उनको उनके लेवल के हिसाब से अच्छे स्कूल्स में अच्छे क्या कहते हैं जगह पे उनके एडमिशंस करवाए, उनके लिए ट्यूशंस लगवाए, ठीक है। तो रेमेडियल कोचिंग इज ट्यूशंस फॉर ऑल। हो सकता है कि 8वीं का बच्चा, जब मैंने आई वुड लाइक टू शेयर कि एक बच्चा आया, एक बच्चा आके मेरे को बोला सर मेरे मौसा है वो मुझे लेने आने वाले हैं, घर जाना है, तो बेटा एप्लीकेशन लिख दे। ही वाज इन 8th या 9th स्टैंडर्ड, जय वाज हिज नेम, नाम नहीं लेना चाहिए पर आई एम जस्ट टेलिंग। तो जय को मैंने बोला बेटा एप्लीकेशन लिख दे, तो बोले क्या लिखूं? मैंने कहा लिख दे जो तेरे मन में आए वो लिख दे, मैं साइन करके तेरे को छुट्टी दे दूंगा। नहीं आएगा सर। मैंने कहा ठीक है बैठ, एक पेपर और पेन दिया। मैंने कहा मैं बोलता हूं तू लिख। मैंने बोला, वो नहीं लिख पाया, ठीक है। मैंने एक पुराना बच्चे का एप्लीकेशन था ये दिया, मैंने कहा ये देख और ऐसा का ऐसा लिख दे। वो बोला सर मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? एक्चुअली क्या था, वो बच्चा 8वीं तक तो ऐसे ही आ गया था, अभी तक किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता है। सो दैट वाज द थिंग। फिर एप्लीकेशन लिखवाया, मैंने सिखाया और तब से हम लोग ने जो वो प्रिंटेड एप्लीकेशंस और वो थे ना वो सारे निकाल दिए। हमने कहा कम से कम बच्चा घर जाने के लिए या छुट्टी के लिए या कुछ ना कुछ प्रयास करेगा तो कम से कम लिखना पढ़ना सीखेगा। दिस वाज इन 2018 स्टार्टिंग। अभी वो कंडीशन नहीं है, अभी वो कंडीशन है कि जय हैज क्लियर्ड 10th स्टैंडर्ड एंड ही हैज जॉइंड आईटीआई, ठीक है ना। तो रेमेडियल कोचिंग है, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम लोगों के लिए मोबाइल चलाना, गैजेट्स यूज करना, लैपटॉप चलाना सामान्य सा बात है। हम नींद में से उठ के या कभी भी यूज कर लेते या चला लेते। बट कैन यू इमेजिन ए ब्लाइंड पर्सन वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर? वी आर फोकसिंग दैट। हम डिजिटलाइजेशन को फोकस कर रहे हैं क्योंकि 8वीं के बाद 10वीं के बाद कहीं देखा है आपने कोई ब्लाइंड कॉलेज या स्पेशल कॉलेज कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा। इंडिया में ही है सिर्फ स्पेशल स्कूल्स, फॉरेन में तो इंक्लूसिव है। हर स्कूल में इतना फैसिलिटी होता है कि हर प्रकार का बच्चा अपनी पढ़ाई ले सके, कंप्लीट कर सके।
और आगे चल के अगर ब्रेल उसको सिर्फ आता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और वो नहीं है, टेक्नो सेवी नहीं है, तो जॉब कौन देगा? तो फिर ऐसी पढ़ाई का भी मतलब क्या है? सो वी आर फोकसिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड। अभी तक के जो बच्चे हैं उसमें 70 to 80% जितने विजुअली चैलेंज बच्चे हैं वो कंप्यूटर पे टाइपिंग वाइपिंग और वो सीख गए हैं। एक दो बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चा तो नासिक का है जिसने यहाँ से अपना ओला बुक किया, टिकट बुक किया और नासिक गया और वहां से फोन किया, सर मैं पहुंच गया। मैंने कहा तू नहीं पहुंचा है बेटा, हम पहुंचे हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। जब 2017 में हमने ज्वाइन किया था ना, मुझे कुछ नहीं आता था, डिसेबिलिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और वो थोड़ा बहुत सीखा हुआ था एक्सपीरियंस से, तो वो मैं चला लेता था और उनके साथ रह रह के हम सीख गए। शुरू में हम एक नया स्कूल बनाने जा रहे थे, तो पुरानी जगह पे उनको शिफ्ट किया। तो मुझे तो वो विंडोज और वो थी, तो उसको थोड़ा रिपेयर करवाया, विंडोज ऐसे बाहर की तरफ खोली, थोड़ा सा हवा आना चाहिए ऐसा सोचा। पहले ही दिन इतना सब रिपेयर करने के बाद 2 बच्चे आए, बोले सर वो दीवार से ऐसे सटके चलते हैं ऐसे करके। तो सर दीवार में वो विंडोज जो है बाहर की तरफ खुली हुई है लॉबी में, और लॉबी में से वो विंडो उनके सर में लगा। तो ऐसे नॉर्मल पर्सन मेरे लिए विंडो बाहर खुलना हो तो अच्छी बात थी, पर तुरंत मैंने वो जो काम कर रहा था उसको फोन किया। मैंने कहा भैया आप आओ और ये विंडोज जो है वो मुझे एक भी नहीं चाहिए मेरी लॉबी में। तो बोले सर पागल हो गए हो। मैंने कहा कभी हो जाता हूं। सारी विंडोज निकलवा दी, सारी की सारी विंडोज निकलवा दी, है ना। और फिर हमने क्या किया, ब्लाइंड फोल्ड पहना, पट्टी लगाई अपनी आंखों पे, टाइट बांधे ताकि कुछ ना दिखे, और पूरे कैंपस का भ्रमण किया। क्योंकि एस्टिमेट कुछ हमने निकलवाए थे एक्सेसिबल बनाने के लिए, तो हमको एस्टिमेट करोड़ में मिले। अभी वो तो मेरे लिए मुमकिन था नहीं कि सारी चीजें एस्थेटिक बना दूं और करोड़ों में सब कुछ करके दुनिया बदल दूं। तो क्या कर सकते थे, हमने ब्लाइंड फोल्ड पहने ताकि हम अनुभव कर सके कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, हमको कहाँ पे ठोकर लगती है, हमको कहाँ क्या लगता है। और भूत जैसा बना दिया, जहाँ पे विंडोज थी वो निकलवा दी। ऐसे कर करके जहाँ पे ऐसा लगा रैंप का जरूरत है, रेलिंग का जरूरत है, वो थोड़ा बहुत कर दिया और कम खर्चे में उसको एक्सेसिबल बना के उसको प्रयास कर दिया। 1-2 जगह थी जहाँ पे ऐसा लगा कि रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, तो वहां पे दीवार तोड़ के एक नया दरवाजा बना के रैंप वॉक जैसा बना दिया। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर मैंने बताया, जैसे कि पहले इंटरवेंट करते हैं ताकि रेगुलर में जा सके। कुछ बच्चे हैं दिव्यांग हैं, उनके फैमिलीज है, तो उनकी फैमिली स्ट्रेंथनिंग के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ लिंकेजेस करवाते हैं ताकि वो एम्पावर हो सके, थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल सके। बच्चों को जो है उनके डॉक्यूमेंट्स और वो मिल सके। काउंसलिंग जो है पेरेंट्स के भी होते हैं, ना केवल। कई बार कैसा होता है कि भगवान को भी कोसते हैं कई लोग आके, मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे इसलिए मुझे ऐसा बच्चा मिला। ऐसा नहीं होता है, शायद वो सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं। तो उनके कुछ काउंसलिंग सेशंस होते हैं ताकि वो बच्चे के साथ अच्छी तरह से ट्रीट करे, और गवर्नमेंट के साथ लिंकेजेस है। और जैसा मैंने बताया कि जो 80 बच्चे हैं उनको रियूनाइट किया है उनके फैमिली के साथ, वो करते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 6 साल के बच्चे या 6 साल से 18 साल के बच्चों को अगर मैं दिव्यांग बच्चों को 500 का नोट दे दूं तो पहले तो यही दिक्कत होगा कि 500 का है या 200 का है ना। विजुअली इंपेयर के लिए तो वही मुसीबत हो जाता है। और किसी चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज जो ऑर्फन बच्चे हैं, वो कभी बाहर नहीं गया है, उसके हाथ में कभी पैसा नहीं आया है, उसको अगर मैं 100 का नोट दूं और बेटा दूध लेके आ, तो हम लोगों के लिए जो नॉर्मल चीज है वो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा दूध लाओ, अमूल का लाओ या बड़ौदा डेयरी का।
वो गोल्ड आता है या टोल्ड मिल्क आता है, कितने का आएगा, कितने दूंगा, कितने वापस आएंगे, नहीं पता था। तो कुछ फाइनेंशियल लिटरेसीज को फोकस करके हमने प्रयास ये किया है कि वो करें। साथ साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कुछ बच्चे हैं वो 10,000 से ऊपर का कमा रहे हैं और उनको रिहेबिलिटेट किया है। और खास करके EDL यानी एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग, रोज ब रोज में हमको कोई जिद्दोजहद करनी नहीं पड़ती है। सुबह उठे सब कुछ रेडी मिलता है, भाई क्या गाड़ी निकाला और यहाँ आ गए। इन बच्चों को एक्सेसिबल टॉयलेट चाहिए, ब्रश मिलता है नहीं मिलता है, कहाँ रख दिया पता नहीं, बाल बने हैं नहीं बने हैं, कैसे बने हैं पता नहीं, ठीक है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है नहीं समझ आता है, स्कूल से हॉस्टल कैसे जाना है, हॉस्टल से पानी कहाँ है नहीं पता रहता है। उसके लिए हम ADL के ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो बच्चा रेगुलर बच्चों की तरह अपने सारे डेली लिविंग एक्टिविटीज है वो कंप्लीट कर सके। पहली मुसीबत तो वही है। दूसरा ये है कि हम उनको अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, जैसे मॉल्स है ना, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, कैसे बैठते हैं, डोसा कैसे खाते हैं, फोक और स्पून कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। खासकर विजुअली चैलेंज या पार्शल जो होते हैं उनको स्टिक कैसे पकड़ना है, खड्डा कैसे है, ये किया जाता है। और ना सिर्फ ये किया जाता है, हर बच्चे के इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, एजुकेशनल के, इंडिपेंडेंट लिविंग के, और हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में उसके रिव्यूज होते हैं कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा है। जैसे आज उसको स्टिक पकड़ना सिखाया तो अगले 3 महीने वो गेट तक जाना चाहिए, हॉस्टल तक अकेला जाना चाहिए, डिनर के लिए अकेला पहुंचना चाहिए। धीरे धीरे करके उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसा मैंने यश का बताया कि वो नासिक पहुंचा, वैसा प्रयास करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, कंप्यूटर है, हर बच्चे के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज है। आपके GSFC की जितनी भी ऑफिस फाइल्स है ना, वो संकुल के बच्चे बनाते हैं, है ना। हेल्थ केयर में MO है, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्स है जो उनका रेगुलर ध्यान रखते हैं HB और उनके पर्सनल जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स है और उनको जो दवाई देनी है उसके कम से कम 2 चेकअप हर किसी के लिए डिटेल में होते हैं, पूरा बॉडी चेकअप, आई टेस्टिंग और किट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। डिसेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आए उसके लिए उनके असेसमेंट करवा के जो भी एड्स होते हैं या जो भी जरूरत होती है उनको मुहैया करवाई जाती है। रेगुलर आयरन फॉलिक एसिड, डीवर्मिंग और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, 2017 में अलग अलग जगह से बच्चे आए संकुल में, अलग अलग इंस्टीट्यूट से एक जगह पे इकट्ठे किए। तो अभी आप देखते हैं ना स्कूल्स और कॉलेजेस में तो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद इतना मार्क्स लाएगा या इस पे जाएगा तो एडमिशन मिलेगा, या इतना परसेंटेज होगा तो एडमिशन मिलेगा। अगर मैंने पूरे गुजरात के अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे मांगे हैं तो आपको क्या लगता है मुझे कैसे बच्चे दिए होंगे इंस्टीट्यूट ने? किसी ने फर्स्ट आने वाले या रैंकर्स थोड़े दिए होंगे मुझे, जो उनसे नहीं संभलते थे, जो उनके लिए सरदर्द थे या जिनको वो टैकल नहीं कर पाते थे, ऐसे बच्चे मुझे दिए थे। पर संकुल एक परिवार है और किसी को मना नहीं करता है, सारे वैसे बच्चे हैं जो संकुल में है। और उस टाइम पे पहला जो HB टेस्टिंग मैंने करवाया था 2018 के शुरुआत में, फर्स्ट हाफ ईयर में, उसमें 98% जो थे वो एनीमिक थे। और आज 9 बच्चे एनीमिक हैं, उसमें कुछ तो नए एडमिशन है और कुछ सिकल सेल एनीमिक है जिसका एनीमिया मुझे ट्रैक करने में या उसमें से ग्रीन में लाने में बड़ा मुसीबत होता है। बिहेवियर में जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ असेसमेंट, बिहेवियर स्क्रीनिंग ना केवल मेरे काउंसलर्स पर जलाराम हॉस्पिटल जो है, काशीबा है और SHG है, वहां पे जो भी प्रोफेशनल्स है वो भी आते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे और इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ।
जहाँ जरूरत पड़ती है उनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की, तो वो भी हम दिलाते हैं। इंडिविजुअल केयर प्लान बनता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट प्लान तो बनता है, आगे चल के उसका रिहेबिलिटेशन कहाँ होगा उसके एक गोल सेट किए जाते हैं और एवरी क्वार्टरली उसको रिव्यू किया जाता है। इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग जरूरी है। शुरू में ये अलग अलग थे, तो मुझे याद है जैसे विजुअली इंपेयर्ड का हॉस्टल था, बाजू में फिजिकली चैलेंज का, और उसके बाजू में चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज। तो किसी विजुअली इंपेयर्ड का अगर ब्रश घूम गया है, गलती से अगर नीचे गिर गया है और उसको ब्रश नहीं मिला, उसको दिखता नहीं है तो ब्रश नहीं मिला, तो वो यही सोचता है कि कल वो आया था ना चिल्ड्रन होम वाला, मेरे यहाँ पे बेड पे बैठा था, वो मेरा ब्रश ले गया है। फिर तो ऐसा कर दिया इन लोगों ने कि वो चिल्ड्रन होम वाला आना ही नहीं चाहिए वीआई में, तो वो इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर वाला मामला हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से हमने ग्रुप काउंसलिंग किए और उनको बताया गया कि बेटा ऐसा नहीं है, हम सब एक है, हम सब साथ में रहते हैं, और उस तरह से उसको किया गया। ये कुछ फोटोग्राफ से पेरेंट काउंसलिंग और बच्चों के कुछ प्ले थेरेपीज है जो देख सकते हैं यहाँ के काउंसलर, और वो बड़ौदा के रिनोन काउंसलर भी है डॉक्टर रौनक पांडे। एजुकेशन में हमारे पास हार्ड बुक्स तो है, पर हमारे पास लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो सॉफ्ट बुक्स है। दिव्यांग बच्चे, जो ब्लाइंड बच्चे हैं ना, जैसे हम घर पे जाके होमवर्क करते हैं लिख के, वो क्या करते हैं, क्लासरूम में हमने उनको एक गैजेट दिया हुआ है जो रिकॉर्ड करता है, जो भी पढ़ाया जाता है वो टेबल पे रख देते हैं और उसको घर पे आके सुनते हैं, वही उनका होमवर्क है। सो दिस आर ऑडियो लाइब्रेरी बुक्स, ब्रेल और स्पेशल टीचिंग मटेरियल से टीएलएम्स और वो जो है वो बनाए जाते हैं। एंजल डेजी और स्मार्ट क्लासेस है, वो आप देखेंगे क्लासरूम में। फोकस इंटरवेंशन है डिजिटलाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का, जो मैंने आगे बताया। मोबिलिटी, सेंसरी और एडीएल ट्रेनिंग को फोकस कर रहे हैं, जो भी मैंने बताया। इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी तक तो 3 साल 4 साल से जो भी प्रयास चल रहे थे, उसमें हम लोग यहाँ पे बिठा के, यहाँ पे पढ़ा के, उनको ट्रेन करके उनको सही बनाने का प्रयास कर रहे थे। अभी पिछले 2-2.5 साल से हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस किया है, यानी कि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल में जाते हैं। और जैसा मैंने बताया, कंसोर्टियम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एक स्टेट लेवल प्लेटफॉर्म है, इसको आगे भी देखेंगे। ये स्कूल है जिसके कलर कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं, तो बच्चे को कोई पार्शल है तो पता चले कि हाँ मेरा ये ब्लू वाला या ये वाला क्लासरूम है। और ये फ्रंट है जहाँ पर रैंप, रेलिंग, और ये पूरा जो स्कूल है वो नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन और एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन जो है उसके हिसाब से बनाया गया है। आपके कैंपस में सब कुछ एक्सेसिबल है, वो अच्छा है। शायद आपका ध्यान गया या नहीं गया पता नहीं, पर आप वॉशरूम में जाते हैं ना, तो हैंडीकैप के लिए अलग से वॉशरूम है, रैंप से। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, और मैंने जरूर किया है। एक्टिविटीज है संकुल, बच्चे चेस अच्छा खेलते हैं ब्लाइंड। एक तो नेशनल रेटेड का प्लेयर है अपना स्कूल में। कंप्यूटर लैब है, एक्सेसिबल रीडिंग सॉफ्टवेयर है, और एक प्रिंसिपल है जो कि ब्लाइंड है बाय बर्थ। वो मुझे रिपोर्टिंग करते हैं और मैं कोई दया नहीं बख्शता हूं उनको। मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो टाइम से चाहिए ही चाहिए, और वो अपना सारा रिपोर्टिंग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू ही मुझे करते हैं। और वही टीचर है जो इन सब ब्लाइंड बच्चों को, विजुअली चैलेंज बच्चों को कंप्यूटर का कोचिंग देते हैं। आप जाएंगे, आप मिलेंगे तो आपको बताएंगे वो मुझसे फास्ट चलाते हैं कंप्यूटर। ब्रेल तो पढ़ाया जाता है, साथ साथ में एक्सेसिबल क्लासरूम्स और टॉयलेट्स है। अच्छा, 2 साल पहले हम लोग 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाते थे, हमारा प्राइमरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन था, तो हमने 10th का हमने कहा कि यार तैयारी क्यों ना करवाई जाए, एक प्रयास करते हैं। तो बच्चों ने कहा सर 8वीं तक हम, अब यहाँ हमको स्कूल में बहुत अच्छा लगता है,
तो 8वीं के बाद हम लोग 10वीं अगर यहीं से दे, तो हमने एक ट्राई किया था और 10वीं में मेहनत किया, तो पूरा गुजरात में हमारा दिव्यांग बच्चा फर्स्ट आ गया। और अभी तक का पिछले 3 सालों का 100% रिजल्ट है यार, जो मतलब मुश्किल है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? मेन स्ट्रीम स्कूल में दिव्यांग बच्चों को डालना है, सिर्फ डालना नहीं है, उनको पढ़ाना है। सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्या करते हैं? शुरू में बड़ी दिक्कतें हुई। हमने 2 साल पहले 3 साल पहले जो शुरुआत किया, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट जैसा किया और सोचा कि 3-4 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। 3-4 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको पहले कन्विंस किया काउंसलिंग के थ्रू। तो 4 बच्चों ने हाँ किया कि हाँ हम रेगुलर स्कूल में जाएंगे। 4 में से एक हफ्ता 10 दिन 3-4 लोग गए, उसमें से एक ने ड्रॉप कर दिया। 3 बच्चे हैं जो उस पायलट प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो पाए। तो सबसे बड़ा बैरियर तो बच्चे का एक्सेप्टेंस और उसका जाना था, क्योंकि इससे पहले वो रेगुलर स्कूल में ही रहे होते हैं। जब पार्शल होते हैं या कम दिखता होता है तो रेगुलर स्कूल में जाते होते हैं। पर क्या किया जाता है मालूम है? जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है या गेम्स है तो उसको कोने में बिठा, तेरे से नहीं होगा बेटा, तू वहां बैठ जा, है ना, तेरे लिए नहीं है, तू वहां बैठ जा। या फिर हमको ज्यादा दया आती है तो हम उसके साथ बैठते हैं, कोई नहीं बेटा हम बाद में खेलेंगे, ये है वो है, ऐसे करके उसको टालते रहते हैं। हम तो टाल देते हैं, पर कभी सोचा है वो क्या सोचता है अंदर, वो कैसा फील करता है, वो सोचना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस थे, तो बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे। और उसके बाद उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना, अगर कोई पेरेंट है तो वो बोले नहीं, अगर ऐसा ही होता तो हम आपके स्पेशल स्कूल में डालते ही क्यों बच्चे को, तो हम हमारे वहां ही पढ़ा लेते। तो ये सारी दिक्कतें हमको आई। अभी अगर हम देखें तो 50 की जगह 75 बच्चे हैं, है ना, जिसमें से 80 more than 80% बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। उनका जो समझ में वहां नहीं आता है, उनको क्लासरूम्स में यहाँ पे आके, जैसे कि म्यूजिक है, कंप्यूटर है, या कुछ सब्जेक्ट्स है या कुछ पॉइंट्स है, उनको जो नहीं समझ में आते हैं वो एक्स्ट्रा कोचिंग देके हम लोग समझाते हैं उनको। तो उस तरह से हमने ये 3 बच्चों के साथ सक्सेसफुल किया। और ये मॉडल हमने सरकार को भी बताया है। ये कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रहा है बच्चों का, और मेन स्ट्रीम क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका फोटोग्राफ है। ये प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में तो ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, हम सब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, पर जब करने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। एक ही सब्जेक्ट किसी को पढ़ाना है जिसमें ब्लाइंड भी है, फिजिकली चैलेंज भी है, ऑप्शंस भी है, और रेगुलर बच्चे भी है, सारे दिव्यांग के बच्चे हैं, उसको कैसे पढ़ाया जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक मॉडल जो हमने डेवलप किया है वो कुछ ऐसा है, जो कंसोर्शियम का मैंने बात किया वो स्टेट लेवल का प्लेटफॉर्म है। ना केवल यहाँ के स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने सर्व शिक्षा अभियान के स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में और उसमें होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको सिखाते हैं। उनको हेल्प का जरूरत होता है तो TLMs देते हैं। TLMs मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगर मैं किसी ब्लाइंड बच्चे को और रेगुलर बच्चे को एक पेपर देता हूं और बोलता हूं कि इसमें क्या कहते हैं, कुदरती दृश्य कुछ बना दो, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, एक पहाड़ बनाएंगे, फिर उसमें कहीं से पीछे से सूरज निकालेंगे, फिर एक नदी जैसा बाजू में बहा देंगे, एक छोटा सा हट बना देंगे। आई बेट आप में से 90 से ज्यादा % बच्चों ने यही बनाया होगा, है ना। और वही कलर का
पेपर और कलर में अगर विजुअली चैलेंज को देता हूं और बोलता हूं कि बेटा सूरज बना, वो अलग बनता है, पहाड़ बना वो अलग बनता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इट्स नॉट दैट इजी। उसी तरह से मैं किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा रहा हूं, आपको मैंने बताया दिया कि ये इस तरह से यहाँ से ऐसे सांस लेते हैं, ऐसे जाता है, ऐसा होता है, आप उसको देख के समझ जाएंगे। पर विजुअली चैलेंज नहीं समझता, वो 3 चीजों से समझता है, या स्मेल से समझते हैं, या सुन के समझते हैं, या स्पर्श करके समझते हैं। तो उनके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर मॉड्यूल बना दिया गया है, वो अपना हाथ टच कर सकते हैं। उनको मैंने बताया कि इंडिया का मैप है, इसमें बताओ गुजरात कहाँ है, तो तुम तो फट से बता दो कि ये रहा गुजरात, और वो कैसे बताएगा, है ना। तो उनको ऐसे टेक्टाइल्स, ऐसे एम्बोज मैप्स और उन सारी चीजों से सपोर्ट किया जाता है। बहुत इजी है, इतना खर्चा नहीं लगता है, पर हमने इतना सोचा ही नहीं कभी, ठीक है। तो बच्चों के डिसेबिलिटी के असेसमेंट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्कूल में उनको वो करवाया जाता है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको कोचिंग दी जाती है। कई बार क्या होता है, हमने जब टेक ओवर किया तो 14 साल का बच्चा दूसरी कक्षा में बैठा है, ऐसे ऐसे बच्चे थे। तो हमको गवर्नमेंट के जो लोग थे या जो भी पढ़ा रहे थे, उन्होंने ऐसा एक्सक्यूज दिया कि उसका लेवल नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता है, ऐसा वैसा। तो लेवल नहीं है तो कोई बात नहीं, साथ में बैठ तो सकेगा ना। यहाँ पे भी उसने कौन सा क सीख के कुछ रॉकेट साइंस सीख लिया है, कुछ हुआ तो है नहीं। तो एज अप्रोप्रिएट क्लास क्यों नहीं? अगर इतने छोटे बच्चों के साथ अगर हमको बिठा दिया जाए तो, और ये कहा जाए कि मेरा लेवल नहीं है, तो क्या मैं कभी पढ़ पाऊंगा, है ना। सबसे पहले दिक्कत तो यही आएगी बैठने के लिए कि यार ये काम मेरे को बिठा दिया और मेरे क्या लेवल मेरे को एक्सेस कर रहे हैं लोग, है ना। तो एज अप्रोप्रिएट क्लास होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए तो हमको देना चाहिए, तो वो हमने किया। हम हमारे जो रिसोर्सेज और वो है जो गवर्नमेंट के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और उनके साथ हम शेयर करते हैं, ओवरऑल प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। जो चीजें यहाँ पे दिक्कतें हैं, जैसे कहाँ बाथरूम है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या है, वो जो स्कूल में हम बच्चे पढ़ाते हैं वहां पे जाके हम उनको वो कोचिंग और वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको पूरा बताते हैं कि कौन सी जगह पे पूरे स्कूल में क्या कहाँ पे है। दूसरा, वहां के टीचर्स है ना, उनको सही तरीके से उनको कैसे डील करना है क्लासरूम में, और वो बताते हैं। और सबसे बहुत जरूरी, क्लास में उनके 2-4 बडीज बनाए जाते हैं, फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, ताकि वो कभी अकेला ना रहे। उन बडीज को कभी संकुल भी बुलाया जाए, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है जिसमें सिंगल नहीं मल्टीपल डिसेबिलिटी जो होती है उनको कवर किया जाता है। अर्ली इंटरवेंशन मतलब जल्दी से हस्तक्षेप करना, 6 साल से पहले। तो उसमें विजुअली, लोकोमोटर, स्पीच एंड हियरिंग, ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, वो तारे जमीन पे जो देखिए ना, वो सारी इसमें कवर होती है। और सर्विसेज में हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स है, मोबिलिटी स्किल्स है, सेंसरी है, कम्युनिकेशन है, इमोशनल है और फैमिली सपोर्ट है। ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, ये सारे डे स्कॉलर्स होते हैं। इन डे स्कॉलर्स को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है या इस तरह से इंटरवेन किया जाता है ताकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में रेगुलर स्कूल में एडमिशन पा सके और आगे पढ़ के रेगुलर बच्चों के साथ आगे अपना तालमेल बिठा सके। ये 4 साल का ऑटिज्म का बच्चा है ना, क्या कर रहा है वो? गिनती कर रहा है या कलर कॉम्बिनेशन कर रहा है? दोनों कर रहा है। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। कई बच्चे जो यहाँ नहीं आ पाते हैं उनको घर पे जाके हम लोग थेरेपी देते हैं। और फिर नई पहल जो मैंने बताया था कि आसपास के स्लम के बच्चे 2-3 साल से स्कूल गए नहीं गए, पढ़ाई किया नहीं किया, तो उसके साथ कुछ प्रयास किया जा रहा है। 61 बच्चे हैं जो रोज शाम को आते हैं 4 बजे के बाद, पढ़ाई होती है ना,
हेल्थ थेरेपीज होती है, थोड़े बहुत काउंसलिंग्स होते हैं, न्यूट्रिशियस यानी कि फ्रूट्स और टैबलेट्स और वो दिए जाते हैं, गेम्स खिलाए जाते हैं, वो सारा यहाँ पे होता है। रेमेडियल नरिशमेंट माल नरिशमेंट को चेक करना, हेल्थ चेकअप्स और काउंसलिंग, ये आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम है। ये उनका स्टडी रूम है सब बच्चों का, जहाँ की फोटोग्राफ है, और ये स्पोर्ट्स के कुछ सेशन वेशन लेते हैं, उसका एक पिक्चर। इंडिपेंडेंट लिविंग या उसके अंदर बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उसके बाद तो एडल्ट्स हैं जिनको जॉब चाहिए या आगे चाहिए, तो जो स्किल्स का या उनका जरूरत होता है तो उनके लिए वो है। तो अभी तक का जो भी बच्चों का हमने रिहेबिलिटेशन किया है, ये मैं सिर्फ इस साल का बता रहा हूँ। 46 जो है वो इन्वॉल्व है, पर अभी तक 78 जितने बच्चे हैं जिनका रिहेबिलिटेशन किया हुआ है और जिनका सैलरी 10,000 से ऊपर का है। अगर दिव्यांगता ना होती तो सैलरी का एवरेज जो है वो ज्यादा होता। हम कुछ चीजें हमारे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज में या स्किल्स में सीखते हैं और बनाते हैं, जिसमें दियाज है, राखीज है, कैनवास पेंटिंग है। आपके वहां पे कोई गेस्ट आता है ना, तो संकुल के कुछ बच्चों ने कैनवास पेंटिंग्स बनाई हुई है, छोटे छोटे कैनवासेस पे, हो सकता है आपके वहां पे कहीं पे लगाई भी होगी। तो वो कैनवास पेंटिंग्स जो है GSFC संकुल से खरीदते हैं। उसी तरीके से फाइल मेकिंग जो है, जैसा मैंने बताया, तो ये जितना भी अमाउंट वो लोग सीखते हैं फाइल बनाने में या चीजें बनाने में, उसको सेल आउट किया जाता है, और वो सेल करके उसमें से जो भी इनकम होता है, प्रॉफिट नहीं बोल रहा, पूरा का पूरा जो भी होता है वो बच्चों के लिए ही यूज किया जाता है। अभी आप जाओगे तो ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा, पर एक पालक का खेती थोड़ा बहुत किया हुआ दिखेगा। एक बच्चे जो है वो लगाते हैं। किचन गार्डन का एक कॉन्सेप्ट भी हमने शुरू किया है, तो कुछ बच्चे हैं उनको उसमें बड़ा मजा आता है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का सेंसिटिविटी भी आता है, और साथ साथ में पिछले साल हमने 330 किलो पालक जितना जो था वो कंज्यूम किया था, तो हमारे वहां पे खाना बनता है सब बच्चों का, तो न्यूट्रिशन में काम आ जाता है, तो वो भी है। तो फाइल मेकिंग का जो मैं बता रहा था कि यहाँ की जो फाइल से वो बनती है, तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स है। मास क्लास का वो भी बनाते हैं। एक स्किल ट्रेनिंग में होम हेल्थ एड का कोर्स होता है, जैसे नर्सिंग और वो होते हैं ना, तो बेड असिस्टेंस के और ऐसे कोर्सेस होते हैं। तो वो संकुल के बच्चे हैं कुछ जो बेड असिस्टेंस का, और जो रेगुलर बच्चे हैं वो कंप्यूटर लैब में 100% बच्चे जो है वो कंप्यूटर सीखते हैं। मास्क हमको खरीदने नहीं जाना पड़ता है, हमारे कपड़े बच्चों के कहीं फट जाते हैं तो हमको बाहर ऑल्टरनेशन के लिए उसके लिए नहीं देना पड़ता है, हम लोग खुद से कर लेते हैं। वो आका फोटो है। म्यूजिक बैंड एक हमने बनाया है, कुछ बच्चे जो है वो विशारद कर रहे हैं, और 2-4 बार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। अभी तक हम पूरी तरीके से बैंड नहीं बना पाए हैं, पर ठीक ठाक सा तो बना ही लिया है, तो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंसेस देते हैं और करते हैं। स्पोर्ट्स में रेगुलर स्पोर्ट्स टीचर आते हैं, सबका स्पोर्ट्स होता है। चेस हर साल गुजरात का दिव्यांगों का चेस कंपटीशन, जिसमें 150 से 200 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो संकुल में होता है समर वेकेशन में। तो गुजरात स्टेट लेवल कंपटीशन जो है वो वहीं पे किया जाता है, और ये बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर स्टेट और नेशनल लेवल चैंपियंस हैं, ये दोनों फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, है ना। हमने एक दिवाली मेला भी किया था। दिवाली मेला में बच्चों की बनाई चीजें, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को सबको बुलाया था। तो घर नहीं है तो घर पे दिवाली इससे अच्छा यहीं पे संकुल में एंजॉय अच्छी तरीके से करें, उसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो वो शायद मनन है, मनन आपको आप में से कोई लोग शायद जानते हो मनन देसाई को। वो जो TLMs है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो मैंने बताया कि उस फर्स्ट करके या उनको कैसे सिखाएंगे, वैसे एग्जीबिशंस और वो हमने किए थे, जिसमें काफी स्कूल्स बड़ौदा की थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
ये फर्स्ट जो फोटोग्राफ है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन 2 साल पहले का है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग सोचते थे, अभी तक ऐसा होता था कि मुझे उनमें चेंज लाना था, मुझे संकुल में बदलाव लाना था, सारे प्लानिंग्स हम लोग करते थे। 25 से लेके 1 तक उन्होंने हमको बोला कि आपको हमारे हॉस्टल्स में और उसमें नहीं आना है, किसी भी स्टाफ को हम आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। तो पूरा हॉस्टल उन्होंने डेकोरेट किया था, 2-4 डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सब कुछ उन्होंने प्रिपेयर किया था और बहुत ही अच्छी तरीके से हमको वेलकम किया था। तो हमने जो किया था उसका रिवॉर्ड उन्होंने हमको उस दिन दे दिया था। पहला फोटोग्राफ उसी समय का है। विजिट्स और वो तो जैसे आपकी होती है साल में एक बार बड़ा विजिट और हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ छोटा मोटा या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का या कुछ जानने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए विजिट होती रहती है। वो जो मैंने बैंड का बात किया, वो म्यूजिकल ट्रेनिंग्स और विशारद कुछ बच्चे कर रहे हैं, एग्जाम्स देते हैं, क्लियर कर रहे हैं। कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, 3 ऐसे बच्चे हैं जो अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन लिए हैं, है ना। कोचिंग एंड मेडिटेशन ये मैं करवाता हूँ रोज सुबह। मेडिटेशन जो है वो बच्चे रोज करते हैं, योगा मेडिटेशन सुबह 5-6 बजे उठ के। हालांकि सर्दी सबको लगती है, मुश्किलें लगती है, पर धीरे धीरे करने से स्ट्रीमलाइन हो गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है संकुल का। एंट्री करेंगे तो वो जो पीछे की बिल्डिंग देख रहे हैं हम, उस पे कलर्स और ड्राइंग्स और वो सब है। ये बिल्डिंग जो है वो काफी पुराने हैं, 20-30 साल पुराने हैं, तो उसको डिमोलिश करके नया बनाना मुश्किल था, तो उसको थोड़ा डेकोरेटिव कर दिया गया है। ये उनके हॉस्टल्स के फोटोग्राफ्स है। अच्छा लगे इसलिए अंदर कार्टून्स और उनके एज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उस तरह से वो लोग रहते हैं और हॉस्टल लाइफ में मजा आता है। वो कैंटीन है, कैंटीन का फोटोग्राफ है। एक साथ 100 जितने बच्चे हैं जो एक साथ खाते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात हमने ये की है कि 4 साल में हमने कुछ काम है वो बच्चों को दे दिए या बच्चों ने अपने इनिशिएटिव ले ली है खुद से। जैसे बच्चों की हमने चिल्ड्रन कमेटी बनाई है, उनको एम्पावर किया है। तो जैसे साफ सफाई है, ठीक है, किचन का मैनेजमेंट है, किचन में सबको सर्व करना है, किचन में सबको बिठाना है, शांत रखना है, किसी और बच्चों का हेल्प करना है। ये सारा जो है वो बच्चे खुद से कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो टूर है वो संकुल का कोई स्टाफ नहीं करवाएगा, संकुल के बच्चे ही करवाएंगे। 1-2 टूर उन्होंने करवाए हैं, पर अभी उसको और रिफाइन करने का जरूरत है, तो उसके बाद वो करवाएंगे। ये स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर के फोटोग्राफ्स है। ओल्ड एज एंड पैलेटिव क्या है? गेम्स है, बच्चे हैं, मंदिर है, मेडिटेशन है, योगा है, थेरेपीज है ना। तो ओल्ड एज और पैलेटिव के जो लोग हैं उनके लिए एमओ है, राउंड द क्लॉक क्या कहते हैं, नर्सेस और अटेंडेंट्स है, उनका फैसिलिटीज है। तो वो सारी चीजें वहां पे किए गए हैं। ये उसी के कुछ फोटोग्राफ्स है, कोई ना कोई एक्टिविटीज, थेरेपीज और वो चलती रहती है। एंड थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है और कुछ या और जानना है संकुल के बारे में, आप लोग देखने तो जाने ही वाले हैं अलग अलग बैचेस में, और अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क बन रहे हो। अच्छा क्वेश्चन है। सी, इन्होंने पूछा है कि संकुल को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, है ना। एक चीज मैं बताना भूल गया कि गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन दिया था। हर हाई कोर्ट को देना पड़ता है कुछ कुछ सालों में कि स्टेट में क्या चल रहा है, बच्चों के साथ कैसे काम करते हैं।
और कुछ यूनिक हो तो उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है ताकि और लोगों तक वो पहुंचे। तो हाई कोर्ट ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, वो संकुल का प्रेजेंटेशन दिया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। तो आने वाले साल में हो सकता है कि ना केवल गुजरात में पर पूरे इंडिया में ऐसे संकुल बने। और किसी से कुछ पूछना है? या तो सब ऊपर से गया है। Anyone has question? Any question? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं। संकुल जो है, जैसा मैंने बताया, पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना। तो गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपना कर रहा है। एज ए पब्लिक हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मैं ये तो कहता हूँ संकुल के लिए, पर सोसाइटी के लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप चाहे आज आपके कॉलेज के थ्रू या कभी अकेले में या किसी भी तरीके से संकुल से जुड़ना चाहे, संकुल से हेल्प करना चाहे, तो समाज सुरक्षा संकुल पेंशनपुरा निजामपुरा फतेहगंज के पास है। शायद आपको एड्रेस चाहिए या कुछ चाहिए तो शिवानी मैम है आपकी, वो आपको दे देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए तो भी मिल जाएगी, है ना। तो आप किसी भी प्रयास से या किसी भी तरीके से आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। और कुछ ना करें तो कम से कम 2-4 लाइक ही कर देना पेज खोल के, वो भी बहुत हो जाएगा। तो कम से कम 5 स्टार रेटिंग तो मिल जाएगा। फंड्स कैसे रेज करते हैं? फंड्स क्या बीबीए के स्टूडेंट है क्या? फंड्स है ना, हमेशा से प्रश्न ही रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे घर का हो या संकुल का हो। हमेशा फंड कितना भी मिल जाए वो तकलीफ ही रहता है। फंड्स के लिए जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से 2000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड देती है। अगर सपोज 150 बच्चे हैं तो 3 लाख रुपया देती है। बट 2000 रुपीज कम्स टू 70 रुपीज पर डे, विच इज वेरी लेस टू मेंटेन। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज 2 टाइम खाना और मुश्किल होता है। पर अगर गवर्नमेंट ना होती तो यहाँ पे तो 150 बच्चे हैं पूरे गुजरात में, इंडिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट काफी अच्छा काम, बहुत मोटा फंड दे रही है करोड़ में। उसके अलावा अगर जो संकुल में जरूरत होता है उसके लिए दीपक फाउंडेशन टेक केयर ऑफ दैट। और उसके अलावा भी कुछ रह जाता है तो कुछ डोनर्स है, कुछ वॉक-इन्स होते हैं, कुछ ट्रांसफर करते हैं, कुछ आपके जैसे जीएसएफसी में से खरीदी करते हैं, उससे इनकम होती है। तो उस तरीके से ये फंड डेवलप होते हैं। अभी तक ठीक है, चल जाता है, पर कभी कभी दिक्कतें होती है। तो हमको काफी चीजें होती है ना, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना। 10 चीजें होती है हमारी रिक्वायरमेंट, तो हमको उसमें से क्या करें, तो उस तरह से हम चलते हैं, करते हैं। फिर कैसा है कि मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना पड़ता है, कुछ डोनर्स को भी मिलना पड़ता है, प्रयास करते रहते हैं। पर एक चीज बताना चाहूंगा, अगर पॉजिटिविटी से चलते हैं ना, तो लगभग तो आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है जिसने गलत बात कही हो या ऐसा मना किया हो। सो चल जाता है। थैंक यू।